तकनीकी और संस्कृत शिक्षा जगत में कई उपलब्धियां रही। तकनीकी और संस्कृत शिक्षा मंत्री से बात की जन टीवी संवाददाता अनिल सैन ने और सरकार के साथ साथ तकनीकी और संस्कृत शिक्षा की उपलब्धियों पर चर्चा की। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और इस गहलोत सरकार ने 1 साल के दौरान अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कई काम भी किए हैं। सरकार बनने के बाद से ही काम शुरू हुए। हालांकि इस दौरान आचार संहिता भी लगी, लोकसभा चुनाव की और निकाय चुनाव की, लेकिन फिर भी सरकार के काम जो थे वो जारी रहे। तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा की अगर बात की जाए, हमारे साथ में मंत्री मौजूद है सुभाष गर्ग साहब, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनके डिपार्टमेंट में कितना कुछ काम हुआ और अब 1 साल के बाद में, क्योंकि फिलहाल सरकार का वो पीरियड है जब रूपरेखा बनती है, रूपरेखा बनने के बाद में उस पर काम शुरू होता है और अब गाड़ी की गति ना कहीं ये कहा जा सकता है वो गति भी पकड़ेगी। गर्ग साहब क्या कहेंगे आप, 1 साल की पहली उपलब्धियां क्या मानते हैं आप आपके डिपार्टमेंट्स को लेकर? देखिए, जहां तक संस्कृत शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का मामला है, कंसर्न रखता हूं मैं, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं व्यक्तिगत रूप से भी मैं काफी संतुष्ट हूं। और सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री उनके डायरेक्शन में जो निर्णय लिए गए सरकार के द्वारा, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के माध्यम से उनको एग्जीक्यूट किया गया, आम जनता में एक सकारात्मक माहौल पैदा हुआ और इसकी पुष्टि की निकाय चुनावों में। शहरी क्षेत्रों में ये माना जाता था कि भाजपा का गढ़ रहता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई और करीब 35-36 जगह जो है निकायों में चेयरमैन और मेयर और ये सब जो कांग्रेस पार्टी के बने। तो ये एक तरह से एक उपलब्धि कहूंगा मैं इस चीज में। और जहां तक तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा का, तो मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जो काफी गाड़ी पटरी से उतर गई थी, उस गाड़ी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की है मैंने। और विशेष रूप से संरचनात्मक सुधार पहली मेरी प्राथमिकता थी कि पहले क्वालिटी एजुकेशन कैसे इंप्रूव किया जाए, टेक्निकल के क्षेत्र में टीचर्स की ट्रेनिंग की कैसे व्यवस्था की जाए, जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ प्रवेश ले रहे हैं उनके प्लेसमेंट को लेकर के कैसे उसको और एम्प्लॉयबिलिटी उसको बढ़ाई जाए, इस पर हमारा फोकस था। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक जो वर्षों से नहीं हो रही थी, वो लगातार हमने 4 बैठकें की। टेक के अंतर्गत जो पैसा मिलता है कॉलेजेस को, वो पैसा नहीं मिल रहा था, तो लगातार बैठक करके एक बाध्यता थी, शर्त थी कि साल में 4 बैठकें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की होनी चाहिए। वो लगातार हमने 4 बैठक की और अब जो है पैसा मिलने लगा कॉलेजों को टेक के अंदर, जिसमें लेबोरेटरीज का अपग्रेडेशन होता है, टीचर्स ट्रेनिंग का काम होता है, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जाते हैं, लेबोरेटरीज को और डेवलप किया जाता है। ये काम ज्यादा फोकस किया है। दूसरी तरफ संस्कृत शिक्षा का लें तो संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में तो पिछले 5 वर्षों में एक स्कूल तक नहीं खोला गया। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की बजट घोषणा में, जितने स्कूल्स एजुकेशन में स्कूल्स खोले गए उसका 10% से अधिक जो है वो संस्कृत शिक्षा के संस्थान खोले जा रहे हैं। उनके आदेश निकलेंगे, लेकिन निश्चित रूप से एक कोशिश की है कि जो पटरी से गाड़ी उतर गई थी उसको वापस ला रहे हैं। अभी तो एक संस्कृत शिक्षा की बात चल रही है। संस्कृत शिक्षा राजस्थान ही नहीं देश भर में देखा जाए तो उस स्तर पर नहीं है, स्टूडेंट का रुझान नहीं है संस्कृत शिक्षा में, शिक्षक की कमी वहाँ पर कही जा सकती है। राजस्थान जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसको ले लें या स्कूलों में ले लें, टीचर्स कहीं पर उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने का रोड मैप क्या है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ इस देश में अगर संस्कृत शिक्षा को जो भी बढ़ावा दिया गया और विशेष रूप से राजस्थान में भी, तो सारा की सारा कांग्रेस शासन में हुआ। ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। ये दुर्भाग्य रहा कि बीजेपी जब आई संस्कृत शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। जो अपने आप को संस्कृत शिक्षा का ये कहते हैं कि हम बड़े समर्थक हैं संस्कृत शिक्षा के, लेकिन उन 5 सालों में जब आती है वो व्यवस्था वापस पटरी उतर जाती है, फिर वापस लाने की कोशिश की जाती है। तो हमने जितने भी संस्थान खोले, चाहे राष्ट्रीय डीम्ड यूनिवर्सिटीज हों, केंद्रीय संस्थान हो, राजस्थान का जो विश्वविद्यालय है, जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो हो, संस्कृत निदेशालय की स्थापना है, SSIRT की स्थापना है, वो सारे कांग्रेस शासन के दौरान हुए। और मैं तो अपने आप को इसमें भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे संस्कृत शिक्षा का प्रभार दिया। अभी हम वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं, जल्दी ही इसका गठन होगा। संस्कृत जो विश्वविद्यालय उनके कुलपति से और उन लोगों से भी कहा है कि आप जो है दूसरे नए कोर्सेज डिजाइन करिए जिससे बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े,
क्योंकि जब तक आजकल बच्चों का एक मेन फोकस होता है कि पढ़ाई के बाद रोजगार कैसे मिले, तो रोजगार से कैसे उसको जोड़ा जाए, नई विधाएं कैसे इसमें डेवलप की जाए, इसको लेकर के फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब कैबिनेट का गठन किया होगा उस दौरान आपको मंत्री पद देने के पीछे मंशा यही रही होगी कि एजुकेशन से आपसे पिछला जुड़ाव काफी रहा है, आप गहराई से जानते हैं कि एजुकेशन क्या जरूरत है, एजुकेशन के अंदर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात जहाँ पर युवाओं को किस तरह से रोजगार मिल सकता है, तो आपके तकनीकी और संस्कृत शिक्षा के साथ साथ किस तरह से एजुकेशन में और युवाओं को रोजगार मिलने की रहा है? देखिए, इसीलिए हमने कोर्स को रीडिजाइन करवा रहे हैं, कोर्स में ऐसे इनपुट डलवाए जा रहे हैं जिससे स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। जब तक तकनीकी शिक्षा का कोई मकसद नहीं है, अगर बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो प्लेसमेंट पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बढ़ा प्लेसमेंट हमारा। एडमिशंस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में संख्या बढ़ी, लेकिन उसको अब एक प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्दी से और अच्छे वेतनमान हम देने जा रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में घोषणा कर दी गई है, इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए भी घोषणा जल्दी हो जाएगी। अभी आईसीटी ने रिकमेंडेशन दी है, तो हम टीचर्स के वेलफेयर का भी ध्यान रख रहे हैं, स्टूडेंट्स का वेलफेयर भी करना चाहते हैं कि प्लेसमेंट उनको मिले। और कोर्स को हमने रीडिजाइन करने में CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज के लोगों को जोड़ा है, बोर्ड स्टडीज में उनको शामिल करवाया, नॉमिनेट करवाया, जिससे कि वो भी अपना इनपुट दे सके कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के बच्चे उनको तैयार होकर चाहिए, रेडी होने चाहिए, जिससे कि तुरंत उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये आपकी डिपार्टमेंट की बात है, लेकिन सरकार के लेकर क्या कहेंगे? एक साल का जिस तरह से कामकाज रहा, गहलोत ने सरकार ने जिस तरह से कामकाज किया है, हर क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की कोशिश गहलोत सरकार की रही है, तो ऐसे में क्योंकि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हमलावर ये तक कह रहा है कि एक साल में कोई उपलब्धि ऐसी नहीं रही है जिसको गिनाया जाए। देखिए, विपक्ष का काम तो यही है, सरकार कितने भी अच्छे काम कर ले, पब्लिक कितनी भी मोहर लगा दे, लेकिन विपक्ष तो यही कहता रहेगा। लेकिन मैं विपक्ष को चुनौती दे रहा हूं कि वो पिछले अपने एक साल का वो ले लें डाटा, और हमारे इस एक साल का डाटा ले लें, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने लोक कल्याणकारी निर्णय लेकर के उनको क्रियान्वित सुनिश्चित करना, EWS का काम एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे आकर के और ये करना चाहिए कि EWS सर्टिफिकेट देने के लिए जो अचल संपत्ति का प्रावधान जो खत्म किया राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, वो इनिशिएट लें आप और पूरे देश में जो है इसको लागू करें, उस अचल संपत्ति प्रावधान को खत्म करके, और आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए वर्ग को एक राहत क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं बीजेपी वाले मांग करते हैं मुख्य प्रधानमंत्री जी से, जाए वहां डेलीगेशन मिले, सांसद हैं 25 के 25 सांसद जो राजस्थान में दिए हैं, तो जाकर के वो मांग करें कि इस अचल संपत्ति प्रावधान को खत्म किया जाए। तो मैं तो उनको चुनौती दे रहा हूं कि बजाय ये खोखी बात करने के, बिना तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, वो अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर दबाव डालें और ये करें, और ये बहुत बड़ी राहत दी है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, हमारी सरकार ने। इसी के अलावा आप देखिए, जो क्रॉनिक डिजीज थी, जो पहले 608 तरह की दवाइयां मिलती थी, अब 712 तरह की दवाइयां मिल रही हैं, निःशुल्क दवाइयां। जांच का दायरा बढ़ाया गया है, और 4 जो क्रॉनिक डिजीज थी, कैंसर है, लीवर से संबंधित है, किडनी से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, उन दवाइयों को भी इसके दायरे में लाया गया है, निःशुल्क दवाइयों के। एक बहुत बड़ी, उन लोगों से पूछिए जिनको कि ये पीड़ा झेलनी पड़ती है, किस तरह से लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, संपत्तियां बिक जाती हैं इस बीमारियों का इलाज कराने में, वो संवेदनशीलता हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाई, और ये सुनिश्चित किया कि जो हमारा कंसेप्ट और कंसर्न है कि गुड गवर्नेंस के माध्यम से वापस जो है 5 साल बाद सरकार, 4 साल बाद जो होंगे, वापस सरकार कांग्रेस बनाएगी। तो क्या आप एक साल के जो कार्यकाल रहा उससे संतुष्ट हैं पूरी तरह से, और अब 4 साल में क्या मानते हैं? ये एक साल में जो काम हो उसके 10 गुना काम उम्मीद है? बिल्कुल मैं संतुष्ट हूं। जितना समय मिला आचार संहिता के पीरियड को घटाने के बाद, और जिस तरह का भाजपा सरकार इस राज्य के ऊपर कर्जा छोड़ के गई, फाइनेंशियल पोजीशन खराब होती हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन की कमी नहीं आने दी। हमारा 11,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार के ऊपर बकाया है, 4,000 रुपए हमें कंपनसेशन का मिलना है, जीएसटी का 4,000 हमारा सीएसटी का कंपनसेशन है। तो एक तरह से सरकार को वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार पंगु बना रखी है। हमें एक तरह से देखना पड़ रहा है, विकास की योजनाओं को कटौती करने की मजबूरी हमारी कई बार हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने ये कह करके कि हम विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देंगे, चाहे हमें कटोरा भी लेके मांगना पड़े, हम मांगेंगे, वो हमारा अधिकार है, वो राज्यों का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के तहत ये फाइनेंशियल कमिटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो रेशियो है, पहले तो 80-20 का हुआ करता था, उसको कम करके 60-40 पे कर दिया, फिर वापस कई योजनाओं को कम करने की कोशिश की जा रही है।
तो एक कमिटमेंट जो था 80-20% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को 80% बियर करना चाहिए। सारा रेवेन्यू का तो सेंट्रलाइजेशन करते चले जा रहे हैं जीएसटी के माध्यम से, और आप पैसे को डिस्बर्समेंट करते नहीं राज्यों को, तो राज्य पैसा कहां से लाएंगे? राज्य ना तो मुद्रा छाप सकते हैं, नहीं कर सकते। जीएसटी आ गया तो ना कोई टैक्स और कोई कुछ लगा सकते, क्या करेंगे? लोन की कैपेसिटी है नहीं, बोरिंग कैपेसिटी हमारी पहले ही है, बोरिंग कैपेसिटी बढ़ा दे आप। केंद्र सरकार हमारी बोरिंग कैपेसिटी बढ़ा दे कि भाई आप लोन लीजिए, तो हम लोन लेकर के विकास का काम करेंगे। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य सरकारों की जो निर्भरता वित्तीय साधनों के रूप में जो बढ़ती चली जा रही है उसको खत्म करे और आगे बढ़ के आने करके यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि उसकी राज्यों के प्रति भी एक दायित्व बनता है कि राज्य फाइनेंशियल क्राइसिस से ना जो है रूबरू हो, उनकी ड्यूटी बनती है। और हमारे राजस्थान तो वैसे ही एक उस श्रेणी में आता है, पूरा थार है, रेगिस्तान है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक विशेष जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान को तो विशेष पैकेज केंद्र सरकार को देना चाहिए यहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर। लेकिन जिस तरह से क्या पहले जो गवर्नमेंट रही है यूपीए के शासन की, क्या राजस्थान को इससे ज्यादा बेहतर बजट मिलता था और इस समय क्या अनदेखी हो रही, क्योंकि केंद्र में अलग पार्टी की सरकार और राजस्थान में अलग पार्टी की सरकार है? देखिए, वैसे तो यूनियन गवर्नमेंट का दायित्व बनता है, चाहे राज्य में उसके दल की सरकार हो या नहीं हो, उसको अपना यूनियन गवर्नमेंट का दायित्व का निर्वाह करना चाहिए बिना राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए। जो राज्य सरकार का जो अधिकार है वो उनको देना चाहिए। तो मैं समझता हूं वर्तमान में जो पैसा रोका गया है, अभी मेरे को भी जाने का मौका मिला, हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को हम ज्ञापन देके आए 6 राज्यों के कि हमारा पैसा रोका गया है, हमें कंपनसेशन दिया जाए। राज्य सरकार पैसा कहां से लाएंगी? और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी ज्यादा है। राज्य सरकारों का क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के तो कुछ मेजर ही सेक्टर्स है ना, फॉरेन अफेयर्स हुआ, डिफेंस हुआ, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है, बाकी तो सारी जिम्मेदारी राज्यों की है। तो राज्यों की तो वित्तीय साधन और ज्यादा देने चाहिए केंद्र सरकार को आगे बढ़कर के। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि अगले 4 साल में आप राजस्थान को कहां देखते हैं इस कांग्रेस गवर्नमेंट में? देखिए, मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, आने वाले समय में हमारा जो राजस्थान प्रदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हर फील्ड में एक संवेदनशीलता के साथ, पारदर्शिता के साथ, जवाबदेही के साथ काम कर रहा है, काम करेगा, और राजस्थान को प्रत्येक क्षेत्र में विकास के जितने भी क्षेत्र हैं उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। तो बिल्कुल ये थे संस्कृत और तकनीकी शिक्षा मंत्री, जो कि दावा करेंगे अगले 4 साल के अंदर राजस्थान उन मायनों में गिना जाएगा, उन टॉप राज्यों में गिना जाएगा जो कि एक विकसित राज्य कहा जा सकता है, और अच्छे तकनीकी क्षेत्र के अंदर उपलब्ध जहां पर होंगे, अच्छे संसाधन जिस राज्य में होंगे उन राज्यों में शुमार होगा। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।